नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फायका जावेद। आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हर बार नए गेस्ट को बुलाया जाता है, हर बार जो है हम इंडिया पाकिस्तान पे बात करते हैं, पाकिस्तान की प्रोपेगेंडो पे बात करते हैं और जो कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडे चलाते हैं, उन पे बात करते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमारे गेस्ट आपको देते चलते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे अपने भारत से ही हमें अनुज दिवन सर ने ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। जी, नमस्कार। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया अपने शो में और आपके चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, बहुत सारे लोग आपको देखते भी होंगे। दर्शकों, ये एक यूट्यूबर है, लेकिन फिलहाल अगर आप और भी कोई प्रोफेशन रखते हैं, और भी कोई काम रखते हैं, या फिर अपने बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पहले तो आप हमारे दर्शकों को आगाह कराएं कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। देखिए, मेरा तो मेन बैकग्राउंड जो है वो आईटी से है और उसी की मैं सर्विसेज खुद प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा जो कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके जो कैंपेन होती है वो हमारे ऑफिस से हैंडल की जाती हैं और बेसिकली मेरा ज़्यादातर काम जो है अभी के टाइम में वो यूट्यूब के ऊपर ही है। तो ये थोड़े से और बैकएंड के काम है। एक मेरी कंपनी है छोटी सी, उसी के थ्रू ये सारे काम होते हैं। मतलब जो बैकएंड वाले काम जो मैंने आपको बताया आईटी और जो पॉलिटिशियन कंसल्टेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग के जो काम होते हैं वो फिर बैकएंड में हमारे यहाँ चलते रहते हैं। मेरा जो काम ज़्यादा होता है उधर ही होता है। इधर मैं थोड़ा अपना यूट्यूब करता हूँ और कुछ और जो है यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर भी काम होता है। तो मेरा बेसिकली ये काम है अभी के टाइम में। जी सर। सर, जैसे कि हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं, जैसे आप भी जानते हैं कि हमारा भारत जो है दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, तो आज इसी सिलसिले में बात होगी। चूंकि अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर और पूरे भारत की वाहवाही आज ग्लोबल लेवल पे हो रही है। लेकिन वहीं अगर हम यूएई की बात करें तो पिछले जमाने में ये बोला जाता था कि इस्लामिक कंट्री है, इंडिया को सपोर्ट करेगी, इंडिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे होंगे नहीं होंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि दिरहम रूपी जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन यूएई एंड इंडिया वो साइन हो चुका है। यानी कि अब जो दिरहम है वो इंडिया में भी चलेगा और रूपी जो है वो दुबई में भी चलेगी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे एज ए भारतीय? आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया का फ्यूचर भी कैसा होगा, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडिया की दिन ब दिन डेवलपमेंट्स, कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम पे आपको? देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई गए थे तो वहाँ पर जो साइन हुआ, ट्रेड डील साइन जो हुई, उसमें ये हुआ कि हम अब व्यापार जो है वो भारत और जो उनकी लोकल जी। करेंसी है दिनार, उसमें हम आराम से कर सकते हैं। देखिए, हमारे वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो क्या होता था पहले, अगर इनको सैलरी भी मिलनी होती थी या फिर जो व्यापार भी होता, जिससे मान लीजिए हम उनके यहाँ से तेल आना है तो पहले वो कन्वर्ट होता था डॉलर में, उसके बाद में वो फिर बिल्कुल। रुपए में कन्वर्ट होता था, तो फिर वो हमारे पास में पेमेंट पहुंचती थी। तो बीच में कुछ प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। आज का जो ये साइन हुआ है उसके बाद से वो हमें दिनार में, मतलब वो हमें दिनार में पेमेंट कर सकते हैं, हम उनको रुपए में पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होंगे, थर्ड पार्टी का जो उसमें था वो फीस हट जाएगी, और जो उसमें टाइम लगता था ट्रांजेक्शन करने में डॉलर के फिर रुपीज में, तो वो टाइम भी बचेगा हमारे पास में। इसके अलावा जो हम लोग डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं भाई, अगर हमें अपनी दुनिया के अंदर पूरा एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमें अपनी करेंसी को एक नई पहचान देनी पड़ेगी। हम किसी दूसरे देश की करेंसी के ऊपर बैठकर नहीं रह सकते। इससे हमारा रुपया भी मजबूत होगा और जो देश है उनको भी एक आसानी हो जाएगी कि भाई हम भारत के साथ अपना व्यापार करेंगे तो रुपए अगर हमारे पास पड़े हुए हैं तो हम उनको दे देंगे, या फिर जो हमारी लोकल करेंसी है उसमें हम कर सकते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, इसके अलावा सिर्फ यूएई ही नहीं, इसके अलावा अभी देखिए श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, राजपक्षे जी, वो आए थे, महिंद्रा राजपक्षे रोनिन, यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी साइन किया कि हम भारत के साथ में रुपए में जो है उनकी लोकल करेंसी है, जो हमारे देश का रुपया है उसमें हम ट्रेड डील करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत का जो महत्व है जो बिजनेस सेक्टर में बढ़ रहा है, तो आने वाला समय जो होगा कि हम लोग बहुत सारी चीजें जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे रुपए में ही डील होगी। इससे क्या होगा, हमारे जो देश का करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और जैसा कि आपने बताया दुबई, देखिए यूएई के अंदर क्या है, जब वो चीजें अप्लाई होती हैं तो जो अगल बगल किसी सऊदी हो गया, कतर हो गया, यमन हो गया, यहाँ पर भी लोग चाहेंगे कि भारत से वो मतलब रुपए में डील करें आने वाले समय के अंदर। धीरे धीरे करके जो ये पूरा रीजन है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये आप देखिएगा कुछ समय के बाद में ये लोग रुपए और जो इनके लोकल करेंसी है उसमें जो है अपना ट्रेड करना
चालू कर देंगे कि बहुत सारा सामान भारत से इनके पास जाता है, चाहे अनाज की बात कर लीजिए या फिर जो उनका बेसिक का सामान है वो बहुत सारा भारत से जाता है। तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा नहीं है, रिज़र्व इन लोगों का पैसा है, लेकिन जो करेंसी है, लेकिन धीरे-धीरे करके हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सारे इक्वल लेवल के ऊपर आ जाएँ, फिर हम देखेंगे, हमारा देश देखेगा कि किस तरीके से जो गल्फ कंट्रीज़ हैं या दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं, उनसे हम अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से आपने बात की कि श्रीलंका की बात हो रही थी, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि श्रीलंका में जो है हमारा जो इंडिया का यूपीआई है वो लॉन्च होने वाला है आफ्टर फ्रांस एंड यूएई। आपको क्या लगता है इंडिया का यूपीआई बाकी कंट्रीज में भी पहुंचेगा? किस कदर इसको तरक्की मिलेगी, किस कदर इंडिया का फ्यूचर होगा और किस कदर जो है इंडिया जो है ग्रो करता हुआ तो नजर आ ही रहा है, लेकिन आप किस नजरिए से देखते हैं इस फैसले को भी? देखिए, पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन जो होते हैं वो भारत के अंदर होते हैं। हमसे जनसंख्या में बराबर चीन है, लेकिन वहाँ पर पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं होते हैं। यूपीआई ने पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया भारत के। भई अब कोई कैश लेके नहीं चलता है, सबको यूपीआई करना होता है, चाहे ₹10 हो, चाहे ₹50 हो, चाहे लाख रुपए हो, आप 1 लाख रुपए तक आराम से यूपीआई कर सकते हैं। तो लोगों का जो सोचने का जो प्रोसेस था, वो पूरा चेंज हो चुका है, सब लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। देखिए, जब कोई चीज़ डिमांड बन जाती है, तो जो लोग जैसे शॉपकीपर्स हमारे यहाँ पर हैं, वो लोग भी अपना इस जो पेटीएम वगैरह रखते हैं, जो पढ़े वगैरह नहीं है, वो भी रखते हैं, उसमें अनाउंसमेंट होती है, उससे उनको पता चल जाता है। तो ओवरऑल यूपीआई भारत का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम था, इसको पूरा चेंज करके रख दिया। देखिए, पहले क्या होता था, अगर हम दिल्ली से मान लीजिए कोई मज़दूर है, कमाई करता है और वो अपने घर आ रहा है, तो बीच में कहीं उसकी जेब कट जाती थी। अब क्या होता है कि लोग अपना वहीं से पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, अदरवाइज वो ₹500 जेब में रखते हैं, बाकी सब कुछ ऑनलाइन पे करते हुए चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक सेफ्टी के लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं। अच्छा, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जैसे मान लीजिए कि हम खाना मंगाना चाहें तो ऑनलाइन आ जाएगा, ग्रोसरी मंगाना चाहें तो ऑनलाइन आ जाएगा, मतलब मिनटों का काम है कि हाँ, कर दिया और ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो अभी भी इन सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं। आप जर्मनी का आप ले लीजिए, जर्मनी के अंदर सारे काम जो होते हैं, वो आपको खुद करने पड़ेंगे, ऑनलाइन नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। आप पेमेंट भी जो है आपको कैश में ही करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस का नाम लिया, तो फ्रांस भी चाहता है कि यूपीआई बेस्ड सिस्टम उनके यहाँ पे लॉन्च हो और भारत इसमें उनकी मदद करे। सिंगापुर की आप ले लीजिए, यूएई के मसाले ले लीजिए और श्रीलंका के ले लीजिए। तो ये सारे चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे, तो उससे जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती हैं और उसके बाद ये पता रहता है कि कितना देश के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना 1 नंबर का पैसा है, कितना 2 मतलब 2 नंबर का पैसा का तो ऑब्वियसली उनको पता लगाना पड़ता है, लेकिन एक पता रहता है इकोनॉमी की जो है किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, कितने सारे लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी एक आइडिया होता है। तो ये लोग भी कहीं न कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है या ऑनलाइन सर्विसेज हैं, इसमें ये देश पीछे हुए थे, तो ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि भारत की जैसे हमारे यहाँ पर भी चीज़ें हो जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा-सा बूस्ट मिले और लोग आराम से अपने काम कर सकें। अब एक बात बताइए, जैसे कि मुझे बत्ती का बिल, लाइट का बिल पे करने के लिए पहले जाना पड़ता था, लाइन लगना पड़ता था। अब हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे या फिर जो भी ऑनलाइन ऐप है, यूपीआई है, इससे ऑनलाइन तुरंत पे कर देते हैं। डिजिटल तो जमाना आ क्या गया, डिजिटल इंडिया। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हो गया कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है और यूरोपियन कंट्री 100% यूपीआई के लिए अप्रोच करेंगे भारत को, क्योंकि वहाँ पर लेबर शॉर्टेज है। अब जहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, उनको बिजली का बिल पे करना है, तो लाइन में लग के उनको करना है, तो सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसी सर्विसेज आ जाए कि हम फ़ोन से ही पे कर दें, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, खासकर यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, वो 100% यूपीआई के ऊपर अपने देश के अंदर काम करना चाहेंगे और इससे भारत की 100% साख बढ़ेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारी जो टेक्निकल टीम होगी, वो सारी चीज़ों का उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो 100% इससे कहीं न कहीं बेनिफिट होंगे और हमारे जो पेमेंट ऐप है, जब इंटर लिंक होंगे दोनों देशों के सिस्टम, तो हमारे जो पेमेंट ऐप है, वो भी वहाँ पर जाके आराम से काम कर सकते हैं। उससे भी भारत को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो आखिर पर हम बहुत सारे सवालात कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन आपसे ये भी पूछेंगे, चूँकि इंडिया जो है काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, काफ़ी सुपर पावर नेशंस में जो है आने वाला है अगले कुछ सालों में। तो कुछ सालों से, अगर हम पिछले सालों की बात करें, तो पिछले कई सालों से इंडिया बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है डेवलपमेंट की, और वहीं अगर हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क, तो एक
तरफ से उनकी जो इकोनॉमी, एक तरफ से उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो गिर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम अपनी इंडियन रुपी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में इंडियन रुपी का वैल्यू किस कदर बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है इंडिया की इतनी सारी ज्यादा डेवलपमेंट्स के पीछे किस इंसान का हाथ है? देखिए, एक सिर्फ इंसान का नाम लेना वो थोड़ा सा नहीं, क्योंकि जितने भी नेता रहे आज तक, या जितने भी लोग रहे भारत के अंदर, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, या फिर जो लोकल नागरिक है, उसका भी कहीं ना कहीं भारत को आगे ले जाने में योगदान रहा है। देखिए, खास बात ये रही है कि 75 साल के अंदर सारे लोगों ने नहीं तो फिर 50% लोगों ने जो अपना 100% योगदान दिया देश को बढ़ाने के लिए, उसमें बहुत बड़ी शख्सियत भी हैं। तो उन लोगों ने जो योगदान दिया, इसकी वजह से आज हम इस कंडीशन में बैठे हुए हैं। ये बात सच है कि 2014 के बाद से थोड़ा बूस्टअप मिला है। उसका सबसे मेन कारण था कि मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया लॉन्च किया, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट, इसके अलावा उन्होंने एक माइंड में ये चीज डाली कि हमें बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें जॉब के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हम रोजगार दे सकते हैं दूसरों को, तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारे बिजनेस जो है, बिजनेसमैन आए हमारे देश के अंदर, नए नए बिजनेसमैन बने, जिनके हम लोग नाम भी जानते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी उसके बाद में भारत के अंदर आई। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि हमारे यहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपनी जिंदगी दी इस देश के लिए, और इस वजह से हमारा देश आगे बढ़ा। मोदी जी के आने के बाद में, देखिए, आपने एक शुरू में बात कही थी कि मुस्लिम कंट्रीज से हमारे संबंध कैसे हैं। भाई, पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करता रहता है कि जो यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है और यहाँ पर कुछ सिक्योर नहीं है। आप कश्मीर की हैं, अब आप बताइए, आपके बारे में कहते हैं कि आप बाहर निकलेंगे तो जो है आर्मी वाले आपको उठा ले जाएंगे। ये पाकिस्तान की मानसिकता है भाई। ये प्रोपेगेंडा यूएन के अंदर जाकर ये बोलते हैं और दुनिया भर में चिल्लाते रहते हैं जिस भी मुस्लिम कंट्री के अंदर जाते हैं। उस चीज को मोदी जी ने किस तरीके से हैंडल किया है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं आज उससे हमारे रिलेशन एकदम अच्छे हैं। हमारे देश का कोई नागरिक जब वहां पर जाता है या हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको अच्छे से सम्मान किया जाता है, उनको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। तो मोदी जी इस चीज में तो 100% सक्सेसफुल हुए हैं कि आज तक जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे रिलेशन हमारे इतने अच्छे नहीं रहे हैं जो आज के समय में है। और मुस्लिम कंट्रीज मानती हैं कि भारत के मुसलमान आराम से रहते हैं। ठीक, अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ना, मतलब 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। देखो, आप बहुत सारे इंटरव्यू पाकिस्तानियों के देखते होंगे, तो वो जब कभी किसी भारतीय मुसलमान से मिलते हैं तो वो वीडियो के अंदर बताते हैं नहीं यार ये सब झूठ है और वहां सब आराम से रहते हैं, वो तो हम लोग को बहुत नीचा समझते हैं। तो ये लोग मतलब ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जब कोई भारतीय से मिलते हैं इनके लोग, तो वो खुद जो है अपने देश को झूठा समझने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जी ने बहुत ही ज्यादा काम किया है इस चीज के ऊपर, और उनको पूर्ण बहुमत से सरकार मिली है, इसलिए उनको कोई रोक टोक भी नहीं है। जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और देखिए, मोदी जी के पास में क्या है, कुछ है तो है नहीं। उनको जो देश के लिए करना है उसके बाद में तो उनको वैसे जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो उन्होंने देश के लिए किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो वही वाला फंडा यहाँ मोदी जी अपना रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, और देश में 100% जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, बिजनेस आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इससे समय हो 100% अच्छा होगा। और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा जितने भी लोग हमारे रहे हैं जिन्होंने काम किया इन सारी चीजों के ऊपर, उनका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। बिल्कुल। देखिए, मोदी जी की आपने यहाँ पे बातचीत की कि मोदी जी को आज ग्लोबल लेवल पे सराहा जाता है। उनको काफ़ी तरीके से उनको वो एक रोल मॉडल है पूरे वर्ल्ड के लीडर्स के लिए। अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे उनको बोला जाता है कि 120 कंट्रीज़ ने ये बोला था कि प्रधानमंत्री जो है हमें ग्लोबल फ्रंट पे जो है लीड करने चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे दूसरी तरफ से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जैसे कि आपने बोला कि पाकिस्तान जो है हमारे भारत के नाम पे प्रोपेगेंडा करने में पीछे नहीं रहता है। हर एक कंट्री जो है प्रधानमंत्री से प्यार करती है, हर एक कंट्री प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री से क्यों इतनी नफरत करती है, रीजन क्या है, आपसे जानेंगे। वैसे तो सारे भारतीयों को ये पता होना चाहिए, लेकिन और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दर्शकों को बता दें कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री का नाम चुभता है। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ के जो मानसिकता है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं वो नफरत करते हैं, वो पूरे भारत से नफरत करते हैं। देखिए, बिल्कुल, कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कहते हैं कश्मीर G20 हो रही, इससे दुनिया भर में कश्मीर का नाम होता, और उसको रुकवाने के लिए ये आ रहे थे। मैं उस चीज को देखकर दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते घूमने के लिए कि नहीं कुछ बढ़िया है, अच्छी जगह है,
और स्वर्ग जैसी जगह है, यहाँ पर घूमने जाना चाहिए उनको तो, और ये चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भैया आप जाओ, कश्मीर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कर रहे थे, उल्टा काम कर रहे थे कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो ये हमारी जगह है, यहाँ पर ये मीटिंग हो ही नहीं सकती है। ये किसी तरीके से भारत के लोगों का भला चाहते ही नहीं है। आप सोचिए, इतनी प्रमोशन के साथ में G20 की मीटिंग हुई, वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया, इसके बाद में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वहां फेल हो गया। लोगों ने घूमा, फोटो खिंचवाए, अब बहुत सारे वर्ल्ड जो है दुनिया भर के देशों से लोग आएंगे घूमने के लिए। तो पाकिस्तान ये चाहता था कि जैसे हमारे लोग भूखे नंगे रहते हैं पीओके के अंदर, जो लोग वहां पर हैं उनको कुछ ना एजुकेशन देते हैं, ना हॉस्पिटल्स देते हैं, ना इसके अलावा उनको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो मिलती हैं। तो ये सोचते थे कि किसी तरीके से अगर हम इसको रोक देंगे तो कश्मीर के अंदर भी वैसे ही हालात बने रहें। तो ये इनका मानसिकता ये रहती है कि किसी हो ही नहीं सकते हैं। आप देख लीजिए बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने क्या करके रखा है, पीओके के वीडियो मैंने देखे हैं 2-3 दिन पहले, वहां पर लोगों को पैसा देने से आटा नहीं मिल रहा है। तो ये सोचिए, जब वहां के लोगों के सगे नहीं हो सकते तो हमारे बारे में तो नफरत ही करेंगे हमेशा। मोदी जी से नफरत करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 10 साल से मोदी जी दुनिया के सबसे फेमस लीडर बने हुए हैं। भाई इतने सारे बड़े बड़े देश हैं, 10 साल से लगातार कोई कैसे बन सकता है, आप बताओ। अमेरिका का राष्ट्रपति, इसके अलावा जर्मनी की जैसे चांसलर हो गई, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, इटली की हो गई, इसके बहुत बड़े बड़े जो है लीडर है, लेकिन सबको पीछे करके लगातार 10 साल से मोदी जी जो है लगातार फेमस दुनिया के लीडर बने हुए हैं। आप ये सोचिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे कहेगा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना है, तो पाकिस्तानियों को कैसे अच्छा लग सकता है, किस तरीके से अच्छा लग सकता है। जिसके पास ये जाते हैं भीख मांगने आते हैं, मिलने के लिए तरसते हैं कि बराक ओबामा देखते होंगे कि जहां पर भीख मांगने जाते हैं, उनका अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन की थोड़ी सी बात कर ले, जो इनकी बात करना नहीं पसंद करता है, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने आता है, तो इनको कहां से अच्छा लगेगा। भाई ये कभी पॉजिटिव मानसिकता के रह नहीं सकते हैं, और ये हमेशा भारत करते रहेंगे, और नफरत की बुनियाद पे ही तो पाकिस्तान बना हुआ है। तो वो उनका जो मेन काम है वो कर रहे हैं, वजह से वो बर्बाद हो रही है, इसी वजह से दुनिया भर के अंदर भीख मांग रहे हैं, और इसी वजह से वो आगे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। नफरत करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, और ये जो गड्ढा खोद रहे हैं उसी में धीरे धीरे करके जाते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत सही बात आपने बोली यहाँ पे कि पाकिस्तान जो है हमेशा से ही नफरत फैलाने का काम कर रहा है और हमेशा से ही अपने ही खोदे हुए गड्ढों में गिर रहा है। वेल, आपसे बातचीत करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बहुत सारी रियलिस्टिक बातें आपने बोली और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बोली जो कि हमारे दर्शकों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिनको भी शायद इंडिया की प्रोग्रेसिव चीजों का पता नहीं था, वो शायद ही इस वीडियो से अवेयर हो रहे होंगे, या फिर आपने जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की उनके लिए मुफीद हो सकती है। वेल, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारी ऑडियंस के लिए टाइम दिया। ऐसे ही शख्सियात से मिलते रहेंगे, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी दिखाते रहेंगे, इंडिया के ओवरऑल जितनी भी ग्राउंड रियलिटी है और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे एक्सपोज करते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। जी, जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।